अरे भैया, ये क्या बिना लंच लिए आप ऑफिस जा रहे हो? अरे मैंने तो लंच बना दिया है। नहीं छोटी, लंच के टाइम में मैं बाहर कॉफी पीने चला जाता हूँ। मम्मी, ऐसा कब तक चलेगा मम्मी? भैया की हालत देखी है आपने? हाँ लाजी, तेरे भाई की हालत देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगता है। ये चिंता का विषय तो है, ऐसा कब तक चलेगा? क्या करूं जी, संगीता बहू को समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन वो विवेक पे जरा भी ध्यान नहीं देती। हाँ माँ, समझ नहीं आता भाभी को कैसे समझाए, लेकिन क्या करे बेटा, वो भी तो एक माँ है, उसने अपना बच्चा खोया है। लेकिन माँ, उस हादसे को पूरा 2 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी भाभी उस हादसे से बाहर आना ही नहीं चाहती। भाभी तो पूरे टाइम बस उदास अपने कमरे में ही बैठी रहती है। माँ, पहले भाभी कितनी चंचल थी, कितनी सुंदर दिखती थी और हमेशा हंसती ही रहती थी, लेकिन पूरे 2 साल हो गए मैंने भाभी के चेहरे पर कभी स्माइल भी नहीं देखी। माँ, भैया ने तो भाभी को समझाने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाभी उस सदमे से बाहर ही नहीं आना चाहती। लेकिन मैंने सोच रखा है, अब मैं भाभी की मदद करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि भाभी उस सदमे को भूल जाए और अपने जीवन को एंजॉय करे। हाँ बेटा, ये है संगीता के सास ससुर और उनकी ननद। संगीता की शादी को 4 साल हो चुके हैं। 2 साल पहले संगीता की लापरवाही की वजह से संगीता का मिसकैरेज हो गया था। तब से लेकर आज तक संगीता उस हादसे से कभी बाहर नहीं आ पाई। संगीता का पति विवेक भी अब हार चुका है संगीता के ऐसे व्यवहार से, और अब तो ये हाल हो गया है कि विवेक भी अकेला खोया खोया और परेशान सा रहने लगा है। भाभी, भाभी, अरे लाची, आज तुम कॉलेज नहीं गई? नहीं भाभी, ना तो आज कोई तीज त्योहार है और ना ही आज संडे है, फिर तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? भाभी, वो क्या है ना, हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन हो रहे हैं और मुझे तो ये फंक्शन अटेंड करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं गई। अरे लेकिन तुम्हें ये फंक्शन अटेंड करना अच्छा क्यों नहीं लगता? तुम्हें मालूम है, जब हम लोग कॉलेज के दिनों में थे ना, तब हम लोग तो इस फंक्शन का बेसब्री से इंतजार करते थे। अच्छा बताओ ना भाभी, क्या क्या होता था आपके कॉलेज में? अरे लाची, मुझे तो कुछ अच्छे से याद नहीं है, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा होता था, हम लोग सब बहुत एंजॉय करते थे। अच्छा, तो मतलब आप मुझे बताना नहीं चाहती हैं भाभी? अरे नहीं लाची, ऐसी बात नहीं है। भाभी, एक बार याद करके तो देखो, क्या क्या हुआ करता था आपके कॉलेज में? लाची, हमारे कॉलेज में डांस कंपटीशन हुआ करते थे, सिंगिंग कंपटीशन, फिर स्पोर्ट्स भी हुआ करते थे, रंगोली, मेहंदी, सब कुछ हुआ करता था। अच्छा भाभी, ये बताइए, क्या आपने कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया? अब तो लाची ने ठान लिया था कि वो किसी भी तरह अपनी भाभी को उस सदमे से बाहर लाकर रहेगी, और बातें ही बातों में लाची ने घुमा फिराकर अपनी भाभी से उनके कॉलेज के दिनों के बारे में पूछ लिया, और थोड़ी देर के लिए संगीता भी सारी चीजें भूल गई और वो अपने कॉलेज के दिनों में खो गई थी। हाँ लाची, मैं मेहंदी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, और हाँ, मैं रंगोली भी बहुत अच्छी बनाती थी, इसलिए कई बार मैंने रंगोली कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाभी, और बताइए ना, आपने क्या क्या किया था? अरे लाची, तुम्हारे भैया कहाँ गए? भाभी, भैया तो कब के ऑफिस चले गए। क्या वो ऑफिस चले गए? उन्हें मेरी जरा भी चिंता नहीं है, उन्होंने तो जाते समय मुझे बताया भी नहीं कि वो ऑफिस जा रहे हैं। हाँ भाभी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, भैया को ना अब आपकी बिल्कुल चिंता नहीं है। हाँ भाभी, भैया एकदम लापरवाह हो गए हैं और अब बदल भी गए हैं भैया, पहले जैसे नहीं रह गए। अच्छा ठीक है भाभी, मुझे एक जरूरी काम है, मैं मार्केट से होकर आती हूँ, आपके लिए कुछ लाना है? नहीं लाची, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या ये इतने बदल गए हैं? इन्होंने जाते समय मुझे बताया भी नहीं। मुझे मालूम है, ये अब तक उस बात से नाराज है कि मेरी लापरवाही की वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही हमसे दूर हो गया। अब तो संगीता और ज्यादा दुखी हो गई थी। अब संगीता को लगने लगा था कि विवेक अभी तक उस बात से नाराज है कि उसकी गलती की वजह से उन दोनों ने अपना बच्चा खो दिया। फिर से संगीता इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है। तभी संगीता के मोबाइल पे एक अनजान नंबर से फोन आता है। नए नंबर से कॉल, न जाने किसका कॉल होगा, नहीं उठाती मैं। संगीता पहली बार में तो उस नंबर से फोन नहीं उठाती, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उसी नंबर से फोन आता है संगीता को, लेकिन अब संगीता फोन उठाती है। हेलो हेलो, कोई बोलता क्यों नहीं? हेलो, किससे बात करनी है आपको? हेलो, आपका नाम संगीता है क्या? आप संगीता बोल रही हैं? हाँ मैं संगीता बोल रही हूँ, लेकिन आप कौन? आपको किससे बात करनी है? आप कौन बोल रही हैं? आपको किससे बात करना है? देखो तुम मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, बस ये बताओ कि विवेक कहाँ है? विवेक मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? 1 घंटे से उसे फोन कर रही हूँ मैं। इतनी बदतमीजी से मेरे साथ बात करने का अधिकार नहीं है तुम्हें, तुम बोल कौन रही हो? क्यों नहीं है मुझे अधिकार? है मुझे अधिकार, आखिर मैं विवेक की प्रेमिका जो हूँ। शट अप, बंद करो अपनी बकवास, पागल हो गई हो क्या तुम? मैं पागल नहीं हूँ, तुम हंस क्यों रही हो? एक तो तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो और ऊपर से मेरे पति के बारे में भी उल्टी सीधी बातें कर रही हो। तुम्हारा पति? अरे मेरे विवेक को आजाद कर दो, वो घुटन भरी जिंदगी जी रहा है तुम्हारे साथ।
काट दिया? अरे कैसी पागल औरत है ये। और विवेक, विवेक के बारे में क्या बोल रही थी ये? खून पी जाऊंगी मैं इसका। भाभी, क्या हो गया भाभी? आप इतने जोर जोर से किसे डांट रही हो फोन में? किसके खून पीने की बात कर रही हो? भाभी, क्या हो गया भाभी? रो क्यों रही हैं आप? सब कुछ बर्बाद हो गया। भाभी, क्या हुआ भाभी? ऐसे रो क्यों रही हैं आप? भाभी, रोइए मत भाभी। क्या हुआ बताइए तो। लाची, लाची मम्मी पापा के पास चलो। हाँ भाभी, चलिए ना, मम्मी पापा तो सामने ही बैठे हुए हैं। अरे बहू, क्या हो गया? हाँ संगीता, क्या हो गया बेटा? रो क्यों रही हो? मम्मी जी, अभी मुझे किसी लड़की का फोन आया था और वो लड़की अपने आप को विवेक जी की प्रेमिका बता रही थी और मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बात की है उसने। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो संगीता? जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर विवेक जी ने इस औरत के साथ कोई गलत चक्कर चला रखा होगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी मम्मी जी। संगीता, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरा बेटा ऐसी गलत हरकत कभी नहीं कर सकता। हाँ भाभी, बिना सबूत ऐसी बातों पर विश्वास कर अपने आप को परेशान मत कीजिए आप। हाँ बहू, तुम बेकार में परेशान मत हो। अगर मेरे बेटे ने ऐसी हरकत करने की मूर्खता की तो मैं लूंगा उसकी खबर, तुम चिंता मत करो। लेकिन पापा जी, बिना आग के धुआं नहीं होता और वो लड़की इतने कॉन्फिडेंस से खुद को विवेक जी की प्रेमिका बता रही थी। बहू, तुम इस तरह रो मत, हम इस मामले की पूरी जांच करेंगे, धीरज धरो तुम। मैं तो समय की मारी औरत हूँ, मैंने तो पहले ही अपना बच्चा खो दिया। अब मुझसे मेरे पति को भी कोई छीनना चाहता है। आप लोग कुछ कीजिए मम्मी जी, मैंने बच्चा तो खो दिया अपना, लेकिन मैं विवेक जी को नहीं छोड़ना चाहती हूँ मम्मी जी। प्लीज मम्मी जी, कुछ कीजिए मम्मी जी। लाची, तुम अपनी भाभी को कमरे में लेकर जाओ और आ जाने दो विवेक को, मैं अच्छे से पूछताछ करती हूँ। और तुम भी सुनो बहू, तुम्हें इतना परेशान होने की रोने धोने की जरूरत नहीं है। जो भी सच है वो विवेक के आ जाने के बाद पता चल जाएगा। चलिए भाभी, आ जाने दो इस विवेक को। अरे ये हमारी बहू के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता जी हमारा विवेक ऐसी वैसी कुछ गलत हरकत करेगा। जैसे विवेक ऑफिस से आता है तो विवेक के माता पिता विवेक से पूछताछ करने लगते हैं और विवेक की आवाज सुनकर लाची और संगीता भी कमरे से बाहर आ जाती हैं। विवेक, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। तुमने बाहर किसी पराई औरत के साथ प्रेम संबंध स्थापित किए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हरकत कर सकते हो। मम्मी, ये क्या बोल रहे हो आप? भैया, आपके चीखने से बात बदल नहीं जाएगी। मम्मी जो भी कह रही है वो सब कुछ सच ही तो कह रही है। हाँ विवेक, ये जो भी तुम कर रहे हो बाहर, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बेकार में मेरे पीछे मत पड़ो आप लोग। अरे मेरा किसी और औरत के साथ कोई गलत संबंध नहीं है, मेरी चिंता तो यहाँ किसी को नहीं है। लेकिन पापा, मैं जानता हूँ कि यहाँ मेरी चिंता किसी को नहीं है, लेकिन मैं इस वजह से अपने चरित्र पर कोई धब्बा नहीं लगा सकता। देखा ना बेटा, मैंने कहा था ना कि मेरा विवेक ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जाओ आप, जाकर विवेक को समझाओ। बेकार में हमने उसका दिमाग खराब कर दिया। जी मम्मी जी। रोइए मत भाभी, अगर भैया झूठ भी बोल रहे होंगे तब भी हम इस बात की जड़ तक जाएंगे। जाइए, आप भैया से बात करने की कोशिश कीजिए। विवेक जी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है संगीता। विवेक जी, सुनिए तो, सुनिए ना, आप मुझसे नाराज हैं क्या? विवेक जी। हाँ मैं नाराज हूँ, और नाराज क्यों ना रहूंगा मैं। मेरे घर वालों को मेरे पीछे पड़ाकर तुम्हें क्या मिला? मेरे माँ बाप आज मुझसे तुम्हारी वजह से कैसे उल्टी सीधे सवाल पूछ रहे थे। लेकिन मैं क्या करती विवेक जी, किसी औरत का फोन आया था मुझे और वो खुद मुझे कॉन्फिडेंस से बता रही थी कि वो तुम्हारी प्रेमिका बोल रही है। उस औरत की बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी विवेक जी, इसलिए मैंने मम्मी पापा से कह दिया। वाह संगीता, किसी भी अनजान औरत का तुम्हें फोन आएगा और वो तुमसे कुछ भी कह देगी तो तुम उसके लिए मुझे जिम्मेदार मानोगी। आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? आपको इस तरह किसी का फोन आता तो आप अपने घर में मम्मी पापा से बात तो करते ही ना। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी भी अनजान नंबर से फोन आए और कोई उल्टी सीधी बात कहे, उसके लिए तुम मेरे मम्मी पापा के सामने मेरी रेपुटेशन की वाट लगा कर रख दी। एक बात बताइए, वो आपका नाम जानती है, आपको जानती है, मेरा मोबाइल नंबर जानती है, फिर वो अनजान कैसी हुई? वो आपको जानती होगी तभी तो उसने फोन किया ना, और उसका कहना था कि आप उसका फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। एक बार तुम्हें मुझसे तो बात करनी थी, मेरे मम्मी पापा से कहने की क्या जरूरत थी? प्लीज नाराजगी छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। प्लीज विवेक जी, गुस्सा छोड़िए ना, माफ कर दीजिए मुझे। संगीता, ठीक है, मैं नाराजगी छोड़ता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि तुम अपने आप के बारे में कुछ सोचो। तुम किस तरह ढीले ढाले अंदाज में जिंदगी जी रही हो। अगर तुम इसी तरह कमरे में पड़ी रही तो तुम जल्दी बीमार हो जाओगी। और देखो ना, तुम तो अपने कमरे में इस कदर खो गई हो कि किसी ने तुम्हें अनजान नंबर से फोन किया और तुम उसकी बातों में आ गई। हाँ जी, लेकिन प्लीज आप गुस्सा थूक दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है, तुम भी सो जाओ। ठीक है जी, लेकिन आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, आराम करो तुम। अब तो संगीता को भी लगने लगा था कि मानो संगीता ने ही कोई गलती कर दी, उसका पति बिल्कुल निर्दोष है। विवेक तो गुस्से से सो गया था, लेकिन संगीता सारी रात सो नहीं पाती। विवेक को खो देने का डर संगीता के अंदर
संगीता ने तो पहले ही अपना बच्चा खो दिया, अब वो अपने प्यारे पति को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं संगीता को भी लग रहा था मानो ये सब जो हो रहा है उसमें संगीता की ही गलती है, क्योंकि पिछले 2 सालों से उसने अपने पति के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया था। संगीता अपनी जिंदगी को सही राह में लाने का संकल्प लेकर सो जाती है। अरे ये क्या, सुबह हो गई। मैंने तो सोचा था कि आज मैं इनसे पहले उठ जाऊंगी, लेकिन ये तो पहले ही उठ गए। अब मैं अपनी दिनचर्या में पूरी तरह से बदलाव लाकर रहूंगी। सुबह जल्दी उठूंगी और इनके ऑफिस जाते समय इन्हें लंच भी दूंगी। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप सुबह जल्दी सोकर उठ गए। हाँ लाची, वैसे एक बात कहूँ भाभी, आप अपने आप पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप पहले कितनी स्लिम, कितनी सुंदर और टिप टाप रहा करती थी, लेकिन अब तो देखो आपने अपना क्या हाल करके रखा है। हाँ हाँ लाची, अब मैं अपने ऊपर पूरा ध्यान दूंगी। मुझे तो लगता है कि सच में विवेक जी मेरी ही वजह से मुझसे दूर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है भाभी, मुझे जल्दी से तैयार होकर कॉलेज जाना है। कल तो मैं कॉलेज गई नहीं थी। अच्छा ठीक है लाची। आज संगीता जल्दी सोकर उठ जाती है और वो आज अपना समय अपने सास ससुर और ननद के साथ भी बिताती है और खुशी खुशी वो घर के कामकाज भी करती है। लेकिन जैसे ही दोपहर को संगीता अपने कमरे में आराम करने आती है, फिर संगीता के मोबाइल से उसी औरत का फिर से फोन आ जाता है। ये क्या, फिर से उसी नंबर का फोन? अगर आज इसने उल्टी सीधी बातें की तो फिर मैं भी चुप नहीं रहूंगी। हेलो, क्यों फोन किया है तुमने? देखो संगीता, तुम मेरे विवेक को आजाद कर दो। क्यों? वो मेरे पति है। हाँ मैं जानती हूँ वो तुम्हारा पति है, लेकिन वो मेरे साथ खुश रहेगा। अरे तुम्हें इतनी गलतफहमी क्यों है कि वो तुम्हारे साथ खुश रहेंगे? ये मेरी गलतफहमी नहीं है, बल्कि ये बात तो खुद विवेक मुझसे रोज ऑफिस में कहता है। विवेक मुझसे कहता है कि तुम उसकी जिंदगी में बोझ बन गई हो, वो तुम्हारा बोझ ढोना नहीं चाहता। तुम भूल कौन रही हो? और ये बताओ, तुम कहाँ मिलती हो मेरे विवेक से? मेरे बारे में पूछताछ ना ही करो तो बेहतर होगा। नहीं तो क्या, बेशरम निर्लज्ज औरत ऐसे खिलखिलाकर हंस रही है। अरे पराये मर्द पर डोरा डालते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तुम इसीलिए मेरे बारे में पूछताछ मत करो, क्योंकि जिस दिन मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी ना, उस दिन तुम शर्म के कारण जमीन में धंस जाओगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि मैं इतनी सुंदर और मेरी शानदार पर्सनालिटी है, लेकिन वहीं तुम मुरझाई हुई गुलाब की तरह। तुम अपनी बेरंग सी जिंदगी में मेरे विवेक को भी बेरंग नहीं कर सकती। मैं अपनी रंगीन दुनिया में विवेक को लेकर आऊंगी और उसे भी खुशियों के रंग से रंग दूंगी। तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारी बातों से तुम्हारे घटियापन का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है मेरे लिए। तुम मेरे चाल चलन पर उंगली उठा रही हो। विवेक मुझे तुमसे 1000 गुना ज्यादा चाहता है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अरे पागल औरत, ऐसे बेकार के सपने देखना बंद कर दो, सच्चाई का सामना करो और मेरे विवेक को आजाद कर दो। मेरे विवेक का तुमसे कोई संबंध नहीं है। अच्छा, विवेक से मेरा कोई संबंध नहीं है तो ठीक है, आज शाम को विवेक को आ जाने दो। कब उसके कपड़ों से आ रही मेरे बदन की महक तुम्हें बता देगा कि विवेक से मेरा क्या संबंध है। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल, एक बार आ तो जा तू मेरे सामने। हाँ, 2-4 धमकियां क्या दी, फोन काट दिया। मैं फिर से उसे कॉल करती हूँ। ये क्या, उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डालकर रखा है। मैं अभी जाकर लाची से बात करती हूँ। लाची भी कॉलेज से आ ही गई होगी। लाची, मुझे फिर से उसी औरत ने फोन किया था और मुझसे उल्टी सीधी बात कर रही थी। कह रही थी कि मैं विवेक को आजाद कर दूं। भाभी, बेकार में खुद को परेशान मत करो। वो औरत ना आपको तंग करने के लिए आपको छेड़ रही है। लेकिन लाची, हमें क्या पता, अरे वो सच ही बोल रही हो तो। अरे नहीं भाभी, मुझे भैया पे विश्वास है कि भैया किसी और औरत के साथ कोई गलत संबंध नहीं रख सकते। लेकिन ऐसे कैसे मैं? और लाची, उसने मुझसे ये भी कहा है कि जब विवेक जी शाम को घर आएंगे तो उसके परफ्यूम की खुशबू भी विवेक जी से आएगी। ठीक है ना भाभी, भैया को आ जाने दो, फिर खुद ब खुद सारी बात पता चल जाएगी कि वो औरत कितनी सच्ची बात कर रही है। इनके ऑफिस से आ जाने तक तो मैं यहीं खड़ी रहूंगी। अरे कोई औरत कैसे इतने कॉन्फिडेंस से ऐसी बातें कर सकती है? और संगीता, क्या हाल है? यहाँ क्यों खड़ी हो ऐसे? जैसे ही विवेक हॉल में प्रवेश करता है, उसके आते ही संगीता की नाक में लेडीज परफ्यूम की खुशबू आने लगती है। अब तो संगीता का और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से से सवाल करती है विवेक से। विवेक जी, मैं पूछती हूँ, कौन है वो औरत? ये क्या बोल रही हो तुम? कौन औरत? अरे वही औरत जिससे आप लिपटा चिपटी करके आ रहे हो। संगीता, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देखिए विवेक जी, मैं सारी बात जानती हूँ, आप मुझसे कुछ छुपाइए मत। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ तुमसे। क्यों? आपके कपड़ों से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही है मुझे। ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे नहीं मालूम कि मुझसे लेडीज परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है। हाँ, मैं आज एक जरूरी मीटिंग में था और मुझे नहीं पता कि स्मेल क्यों आ रही है मुझसे तुम्हें। झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए आप मुझसे, क्योंकि उस औरत ने फोन में मुझे सारी बात बता दी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे इस तरह से धोखा देंगे। बकवास मत करो संगीता, मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। मुझे मालूम है, आज से 2 साल पहले मेरी वजह से हमने हमारा बच्चा खोया था ना, इसी बात की
नहीं संगीता, समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। सुनो संगीता, नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आपने मुझे धोखा दिया है। ठीक है तो जाओ, तुम कमरे में बैठ करो, मुझे भी घर में आने का कोई शौक नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। विवेक गुस्से से घर से बाहर चला जाता है और संगीता रोते हुए अपनी ननद के कमरे में पहुंच जाती है। लाची, अगर मैंने विवेक जी को खो दिया ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। भाभी, आप बेकार में टेंशन ले रही हैं, चाहे जो भी औरत हो, लेकिन इसके बारे में तो हम पता लगा कर रहेंगे। लेकिन इससे पहले भाभी, आप मेरी एक सवाल का जवाब दो। कैसा सवाल लाची? भाभी, मान लेते हैं कि भैया की जिंदगी में उस औरत की जगह है और हमें भैया को उस औरत के चुंगल से भी छुड़वाना है, लेकिन एक बात बताइए भाभी, क्या आप भैया से एक सवाल आत्मविश्वास भरे स्वर में पूछ पाएंगी? कैसा सवाल लाची? यही सवाल भाभी कि भैया को आपने ऐसी क्या कमी नजर आती है जिसकी वजह से भैया को बाहर दूसरी औरत से संबंध बनाना पड़ा है? बोलिए ना भाभी, क्या पूछ पाएंगे आप भैया से ये सवाल? भाभी चुप क्यों हो, बताइए ना। लाची, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे भैया को मुझ में क्या कमी नजर आती है, लेकिन मैं इतना कह देती हूँ कि मैं विवेक जी के बिना तो जिंदा नहीं रह पाऊंगी। भाभी, यूं हौसला छोड़ने से काम नहीं बनेगा, अपने आप को संभालो, मैं आपके साथ हूँ ना। लेकिन लाची, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी, बुरा न मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। कहो ना लाची, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, मुझे किसी भी उलझन में मत छोड़ो, तुम्हारे मन में जो है सब पूछो मुझसे। इस वक्त तुम मेरी ननद नहीं बल्कि मेरी सहेली बन जाओ लाची। हाँ भाभी, इस वक्त सच में मैं भूल गई हूँ कि आप मेरे भाई की पत्नी है, मैं तो आपको सहेली की तरह समझ रही हूँ। मुझे तो लगता है भाभी, भैया जो ऐसी हरकत कर रहे हैं उसके पीछे का कारण आप ही हैं। लाची, तुम ये क्या बोल रही हो? अरे कोई भी औरत कभी नहीं चाहेगी कि उसके पति का किसी और औरत के साथ कोई संबंध हो। लेकिन भाभी, जरा पिछले 2 सालों के बारे में तो सोचिए, आपने अपनी क्या हालत बना ली है। पहले आप कितने टिप टाप रहा करती थी, भैया के साथ घूमने फिरने जाया करती थी, भैया के ऑफिस के टाइम पर लंच बनाकर आप खुद अपने हाथों से दिया करती थी, और भैया जब ऑफिस जाते तो आप दरवाजे में खड़े होकर भैया को बाय कहती और भैया के आने का इंतजार भी दरवाजे में खड़े होकर करती। लेकिन पिछले 2 सालों में ये सब कुछ बदल गया है। अब तो भैया कब ऑफिस से आते हैं, कब जाते हैं, आपको कुछ खबर नहीं रहता। आप पिछले 2 सालों से अधिकतर समय अपने कमरे में ही अपने आप को बंद करके बिताते हो, न घर के कामकाजों में ध्यान देते हो और न ही किसी और में। किसी और की तो बात छोड़ो भाभी, आपने तो पिछले 2 सालों में एक बार भी भैया के बारे में नहीं सोचा कि भैया अपने आप को इस तनाव में कैसे रख पाते होंगे। भैया भी तो आपकी तरह दुखी है ना भाभी, लेकिन आप तो अपना दुख रोकर जता देती हैं। लेकिन भैया अपना दुख कैसे जताए भाभी? सिर्फ आपने अपना बच्चा नहीं खोया है भाभी, भैया ने भी अपना बच्चा खोया है। अरे भैया ने भी तो उस आने वाले बच्चे के लिए न जाने क्या क्या सपने और अरमान सजाए होंगे। पिछले 2 सालों से मैं देख रही हूँ कि भैया और आपके रिश्ते में सिर्फ तनाव और एक दूसरे से शिकायत ही है। हाँ लाची, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने तो एक बार भी तुम्हारे भैया के बारे में नहीं सोचा। लेकिन लाची, अगर मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं किसी बात को लेकर दुखी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे भैया बाहर किसी और से नाजायज संबंध बना ले। इस समय तो तुम्हारे भैया को मुझे समझाना था, मुझे साथ देना था, मुझे इस डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करनी थी। लेकिन तुम्हारे भैया ने क्या किया लाची? उन्होंने तो मुझे इस हालत में ऐसे ही छोड़कर बाहर किसी औरत से नाजायज संबंध बना लिया। देखिए भाभी, अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है, आप इतने विश्वास से भैया के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती सिर्फ उस फोन वाली औरत के कहने से। लेकिन लाची, वो औरत कितने कॉन्फिडेंस से बात करती है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, आखिर वो औरत है कौन जिसने मुझसे मेरे पति को छीनने की कोशिश की है? लाची, प्लीज मेरी हेल्प करो, कुछ तो ऐसा उपाय लगाओ जिससे हम उस औरत तक पहुंच पाए। भाभी, आपने उसे रिटर्न कॉल किया था? हाँ लाची, लेकिन वो मुझे कॉल करने के बाद तुरंत ही मेरे नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल देती है और वो लैंडलाइन से कॉल करती है मुझे। चाहे मेरी कितनी भी गलती हो, लेकिन मुझे तुम्हारे भैया के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। जब तक मैं इस औरत की सारी असलियत पता न कर लूं, तब तक मैं तुम्हारे भैया से बिल्कुल बातचीत नहीं करूंगी लाची। ठीक है भाभी, उस औरत का पता लगाने के लिए हम कॉलर आईडी लगा लेते हैं, शायद उससे कुछ पता चल जाए। ठीक है लाची, जो भी करना है करो, लेकिन उस औरत का तो पता लगा कर ही रहेंगे हम। ठीक है भाभी, जाइए आप आराम कीजिए। ठीक है लाची। धीरे धीरे इस विषय को 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन पति पत्नी के बीच में तो मौन युद्ध चलने लगा था। लाची के कॉलर आईडी वाला उपाय काम कर गया था। अब उस स्त्री के बारे में लाची ने पता लगा लिया था। एक बार पता बस चल जाए मुझे, आखिर कौन है वो औरत। अरे खून न कर दूं उसका तो मेरा नाम भी संगीता नहीं। मेरे पति को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है डायन। भाभी भाभी भाभी, अरे क्या हुआ लाची, कुछ पता चला क्या? हाँ भाभी, रिया नाम है उस औरत का, वो अपने माता पिता के साथ रहती है, वो खुद भी एक अच्छी नौकरी करती है और उसके पिता भी काफी अमीर है। भाभी, उस रिया के आकर्षण से भैया को मुक्त कराना इतना आसान नहीं होगा। अरे कैसे नहीं छोड़ेगी वो मेरे विवेक को, मैं उसका खून नहीं पी जाऊंगी। ठीक है भाभी, अगर ऐसी बात है तो हम कल ही उसके घर पहुंचकर उसकी खबर लेते हैं। हाँ बिल्कुल जाऊंगी उसके घर और 2 तमाचे लगाऊंगी उसे।
ठीक है भाभी, कल 11 बजे हम उस रिया से मिलने चलेंगे उसके घर। ठीक है लाची, मैं तैयार रहूंगी 11 बजे। अच्छा, तू इतनी आकर्षक है, अपने आकर्षण से मेरे पति को उसने अपने जाल में फंसा लिया है। अरे मैं भी उससे कोई कम नहीं हूँ। कल ऐसे तैयार होकर जाऊंगी ना कि बिल्कुल देखते रह जाएगी वो मुझे। क्या वो मुझे अपने आप से कोई कम समझती है? अरे एक समय था जब मेरा पति मुझ पर जान छिड़कता था, मेरी सुंदरता की तारीफ करते थकता नहीं था, और आज उस डायन ने अपने आकर्षण के जाल में फंसा लिया मेरे पति को। अरे उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि अभी के अभी इसका खून पी जाऊं। संगीता अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं बताती है, और ना ही विवेक भी संगीता से इस बारे में कोई बात करता है। संगीता तो इसलिए विवेक से बात नहीं करती थी कि चाहे जो भी बात हो वो सबूत के साथ विवेक से बात करेगी। इसी उथल पुथल में रात बीत जाती है, और सुबह विवेक के ऑफिस जाने के बाद संगीता बड़े ही अच्छे से बन ठन के आती है। लाची, लाची जल्दी आओ, मैं तैयार हो गई। बाप रे संगीता, सॉरी मम्मी जी, आज मैंने आप लोगों की इजाजत के बिना इस तरह की ड्रेस पहनी है, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा। मैं अपने पति को अपने से दूर होता नहीं देख सकती। मैं अपने पति को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहो। वाह भाभी, आप तो बड़ी ही आकर्षक लग रही हैं। लाची, जल्दी चलो उस रिया की बच्ची के घर। ठीक है भाभी, चलते हैं। भाभी, यही घर है रिया का। उस चुड़ैल का घर नहीं देखना है मुझे, उस चुड़ैल को ही देखना है। ठीक है भाभी, अंदर चलिए। आवाज लगाओ उस चुड़ैल को। लेकिन भाभी, मैं आपसे एक बात कहूँ, इसमें सारा दोष केवल रिया का ही नहीं है, इसमें तो भैया का भी बराबर का दोष है ना। हाँ लाची, तो मैंने कब कहा कि तुम्हारे भैया का कोई दोष नहीं है? आज तो मैं उनसे भी निपटूंगी। वैसे एक और बात कहूँ भाभी? हाँ कहो। अगर आपने जिंदगी के प्रति उत्साह नहीं खोया होता तो शायद समस्या ही जन्म न लेती भाभी। लाची, तुम्हारा ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे अपने बच्चे को खो देने के आघात ने दुखी और उदास कर दिया था, लेकिन अब मैं निकल आई हूँ सदमे से। तुम्हारे भैया का कोई अधिकार नहीं है कि मुझे संभालने की बजाय वो किसी दूसरी औरत से टांका भिड़ा ले। वैसे भाभी, पिछले 2 सालों से भैया ने आपको संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन भैया के संभालने से आप नहीं संभल पाई। लेकिन मैं देख रही हूँ भाभी, भैया के जीवन में रिया की मौजूदगी ने आपको आपके सारे सदमे से बाहर कर दिया है। हाँ, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन एक बार ये रिया वाला चक्कर तो खत्म हो जाए, उसके बाद मैं कभी तुम्हारे भैया को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। गुड भाभी, मैं भी यही चाहती हूँ कि अब आप ये मैटर खत्म हो जाने के बाद उदासीन मत हो जाना अपनी जिंदगी के प्रति। रिया, रिया। अच्छा, तो इस चुड़ैल का नाम है रिया। हेलो संगीता, कैसी हो तुम? पहले मेरी सारी खुशियाँ निकल गई और मुझसे पूछती है कि कैसी हूँ मैं। एनीवे, मैं किसी लड़ाई झगड़े के मूड पे नहीं हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी संगीता। क्या कुछ भी बकवास किए जा रही हो? आज मेरी कोई शादी की सालगिरह नहीं है। इतने सारे लोग गलत तो नहीं हो सकते। आज ही तुम्हारी शादी की सालगिरह है। हाँ बेटा, आज ही तुम्हारी शादी की सालगिरह है। हैप्पी एनिवर्सरी संगीता। ये सब क्या है? मम्मी पापा जी, आप लोग यहाँ? संगीता, रिया और लाची ने मिलकर हमें बुद्धू बनाया है। क्या? फिर ये रिया कौन है? भाभी, मैं लाची की सबसे पक्की सहेली हूँ। लाची ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं ये सब ड्रामा करूँ। क्या? मतलब ये सब नाटक था? हाँ भाभी जी, और ये सारे नाटक की डायरेक्टर ना ये लाची की बच्ची है। हाँ संगीता, ये लाची की बच्ची है जो जानबूझकर शक पैदा करवा रही थी। यही जानबूझकर मेरे कपड़ों में लेडीज वाले परफ्यूम लगा रही थी। कुछ दिन तो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि सच में तुम्हें किसी के कॉल आते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद लाची ने ये सारी बात मुझे बताई और अपने प्लान में मुझे भी शामिल किया। क्या लाची, तुमने ऐसा किया? हाँ भाभी, भैया और आपके बीच की दूरी मुझसे देखी नहीं जाती थी। भैया खुद ही अकेले परेशान रहते थे और आप भी अपने कमरे में गुमसुम परेशान ही रहती थी। हम लोगों ने बहुत सारे तरीके से आपको सदमे से बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन आप उस सदमे से शायद बाहर आना ही नहीं चाहती थी। इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा भाभी, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि कोई भी औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति की जिंदगी में किसी दूसरी औरत की मौजूदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। लाची, मुझे सॉरी क्यों कह रही हो तुम? अरे मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है लाची। कोई भी औरत सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपने पति का प्यार किसी और के साथ कभी नहीं बांट सकती। क्यों दोस्तों, ठीक कहा ना मैंने? यदि आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।